स्टूडेंट्स, मैं हूं यूएम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैश बजट। आप लोगों ने कमेंट में कहा था कि मैम कैश बजट पर वीडियो बनाइए, तो हम आज कैश बजट पर वीडियो लेकर आए हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग समझेंगे कैश बजट होता क्या है, इसकी मीनिंग और डेफिनेशन समझेंगे। कैश बजट के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है और इसको प्रिपेयर करने में कौन कौन से आइटम्स यूज होते हैं उनको भी हम लोग समझेंगे, किस तरह के रिसिप्ट्स और पेमेंट का यूज होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आने वाली है। एंड तक वीडियो देखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आज की वीडियो में हम लोग इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ने वाले हैं। फॉर्मेट तक एंड तक ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हम कल अपलोड करेंगे इस पे, उसमें जो हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे वो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो अगर आप आज की वीडियो को समझोगे तभी कल की समझ में आएगी, अगर आपने कैश बजट नहीं पढ़ा है तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि कैश बजट की क्या मीनिंग होती है। तो कैश बजट क्या होता है? कैश बजट एक रिटन स्टेटमेंट होता है जहां पर जो कि किसी पर्टिकुलर बजट पीरियड के लिए तैयार किया जाता है। कैश बजट क्या होता है? एक रिटन स्टेटमेंट होता है जो एक पर्टिकुलर बजट पीरियड के लिए तैयार किया जाता है। अब ये बजट पीरियड कैसा होता है? ये बजट पीरियड जो होता है ये पूरी तरह से एंटिसिपेटेड होता है, यानी ये अभी आया नहीं है, आने वाला है। फ्यूचर बजटेड पीरियड इसे कह सकते हैं। ठीक है, हम इसको आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो बजट पीरियड है वो 31 दिसंबर 2020 को एंड हो रहा है। जो हमारा अकाउंट है वो 31 दिसंबर 2020 को क्लोज होना है और हमसे एक स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला गया है 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के लिए। इस टाइम पीरियड के लिए, इन 3 महीनों के लिए हमें एक अकाउंट बनाने के लिए, एक कैश बजट बनाने के लिए बोला गया है। तो हम 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का जब कैश बजट बनाएंगे तो ये जो टाइम पीरियड है ये कहलाएगा बजट पीरियड। तो जब किसी बजट पीरियड के लिए हम कैश बजट बनाते हैं तो उसमें हमें क्या देखना होता है? उसमें हमें देखना होता है कि एंटिसिपेट करना होता है, यानी मानना होता है कि आने वाले अक्टूबर, इसके बाद नवंबर और दिसंबर तक हमें देखना होता है कितना पैसा मेरे पास आ सकता है और कितना कैश मेरे पास से जा सकता है। यानी बजटेड पीरियड की जितनी भी एंटिसिपेटेड कैश रिसिट होंगी और कैश पेमेंट्स होंगे, एंटिसिपेटेड कैश रिसिट और एंटिसिपेटेड कैश पेमेंट, यानी हम अंदाजा लगाएंगे कि इस बजटेड पीरियड में कितना पैसा हमारे पास आने वाला है और कितना पैसा हमारे पास जाने वाला है। ये दोनों चीजें हम जिस स्टेटमेंट में लिखेंगे उसे कहते हैं कैश बजट। डेफिनेशन समझते हैं। कैश बजट की डेफिनेशन ली हुई है हम लोगों ने यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू गथमैन एंड ह्यूगल। ये कह रहे हैं कि कैश बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ कैश रिसिट एंड डिसबर्समेंट फॉर अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। कैश बजट क्या होता है? ये एक एस्टिमेट होता है, एक आप अंदाजा लगा लेते हो कि आने वाले फ्यूचर पीरियड में आपके पास कितनी कैश रिसिट आने वाली है और कितना पैसा आप देने वाले हो। तो कैश बजट एक स्टेटमेंट है जो फ्यूचर पीरियड के लिए पहले से तैयार किया जाता है और इसमें हम आने वाले और जाने वाले कैश का अंदाजा लगा के इस स्टेटमेंट में लिखते हैं। अब देखिए, कैश रिसिट और कैश पेमेंट वर्ड यहाँ पर बार बार आ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि कैश रिसिट में हमें कौन सी चीजें लेनी है और कैश पेमेंट में हमें कौन सी चीजें लेनी है कैश बजट बनाते टाइम। तो अब हम देख लेते हैं आइटम्स ऑफ कैश रिसिट एंड पेमेंट्स फॉर कैश बजट। कैश बजट तैयार करने के लिए कौन कौन सी चीजें कैश रिसिट और कैश पेमेंट के अंदर ली जाएंगी। तो पहले हम ध्यान रखते हैं कैश रिसिट को, यानी देखते हैं कि कौन कौन सा पैसा नकद आएगा, तो हम उसको कैश बजट के अंदर लिखेंगे। तो कैश रिसिट में यहाँ पर रिसिट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट कैटेगरी में आती है रिसिट्स फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, जिन्हें हम ट्रेडिंग रिसिट कहते हैं, यानी वो सारा पैसा जो बिजनेस करने से आ रहा है, बिजनेस ऑपरेशन से आ रहा है। सेकेंड कैटेगरी में आ जाता है रिसिट्स फ्रॉम नॉन बिजनेस ऑपरेशंस और थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं कैश रिसिट्स फ्रॉम कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो ये 3 कैटेगरीज में कैश रिसिट्स को डिवाइड किया गया है। अब हम फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी कैश रिसिट्स आती हैं। तो बिजनेस ऑपरेशन से हमारी किस तरह की रिसिट्स होती हैं? कैश सेल। जब हम बिजनेस करते हैं तो गुड्स खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, तो जब हम गुड्स नकद बेचते हैं तो फौरन हमें पैसे मिल जाते हैं। तो कैश रिसिट हमारी रिसिट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन हो जाएगी। देन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? हिंदी में इन्हें देनदार कहते हैं। डेटर्स वो होते हैं जिनको हम उधार सामान बेचते हैं बिजनेस में। तो अगर हमने किसी को उधार कुछ दिया हुआ है और उससे आज हमें पैसा मिल गया है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हो गया है, तो ये भी मेरा रिसिट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन में आ जाएगा। देन बीआर। बीआर का मतलब होता है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल से जब हमें पैसा मिल जाता है ड्यू डेट आने पर,
बिल डिसऑनर भी हो सकता है और उससे हमें पैसे मिल भी सकते हैं। तो जब हमारे बिल का पैसा हमें मिल जाता है तो वो हमारा रिसिप्ट के अंदर आ जाता है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, अगर हमें किसी कस्टमर से एडवांस मिला है, भले ही अभी उसके बदले में हमने अपनी सर्विसेज या अपना गुड्स नहीं प्रोवाइड किया है, अपनी तरफ से काम नहीं किया है, लेकिन हमें पैसे उस कस्टमर से मिल गए हैं, तो एडवांस भी हमारा रिसिप्ट ऑफ बिजनेस फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन में आ जाता है। तो बिजनेस करने से कितनी तरह की चीजें हो जाती है, कैश सेल मिल सकती है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर मिल सकता है, बीआर से पैसे मिल सकते हैं और कस्टमर से एडवांस मिलता है। ये चारों ही चीजें हमारी रिसिप्ट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन में आती हैं। अब नॉन बिजनेस ऑपरेशन में आ जाता है डिविडेंड। देखिए, हम लोगों की जो इन्वेस्टमेंट होती है, यानी हम जब कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है। तो जैसे हमने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया तो वहां से हमें डिविडेंड मिलता है। अगर हमने कहीं पे डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो वहां से हमें इंटरेस्ट मिलता है। अगर हमने प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किया तो हमें रेंट मिलता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम इनकम टैक्स पे करते हैं तो वहां से हमें रिफंड आ जाता है। तो ये चारों चीजें हमारी नॉन बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर आ जाती हैं। अगर आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए और वहां से आपको रिटर्न में इनकम मिल रही है, आरओआई मिल रहा है, तो आपका नॉन बिजनेस ऑपरेशन हो जाता है और रिफंड ऑफ टैक्स भी इसी कैटेगरी में आता है। देन थर्ड कैटेगरी में आते हैं कैश रिसिप्ट फ्रॉम कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो इसके अंदर आ जाएगा जितने भी आपने कैपिटल नेचर की असेट, यानी ऐसी चीजें जो आपके बिजनेस में लंबे टाइम से थी, अगर आपने उनको उठाकर बेच दिया है और उससे आपको पैसे मिल गए हैं, या आपने शेयर वगैरह इशू कर दिए उससे पैसे मिल गए हैं, तो वो कैपिटल ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाते हैं। जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट, मान लेते हैं मशीनें लगी हुई हैं आपके बिजनेस में और आपने उनको बेच दी, तो वो क्या कहलाएंगी, सेल ऑफ फिक्स एसेट कहलाएगी। आपने अपनी किसी तरह की इन्वेस्टमेंट को बेच दिया या शेयर्स इशू कर दिए या डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो इन सभी चीजों से आपको पैसे मिल जाते हैं और ये आ जाती है कैश रिसिप्ट फ्रॉम कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो ये थी कैश रिसिप्ट। इसके अंदर हमने देख लिया टोटल कितने टाइप की कैश रिसिप्ट हमें कैश बजट में ध्यान रखनी है। अब हम कैश पेमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को समझना है कैश पेमेंट्स और डिसबर्समेंट। देखते हैं कौन कौन से कैश बेसिस पे जो खर्चे होते हैं वो हमारे कैश बजट प्रिपेयर करते टाइम हमें ध्यान रखना है। तो कैश पेमेंट्स को भी यहाँ पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी आती है कैश पेमेंट फॉर बिजनेस ऑपरेशन, सेकेंड कैटेगरी आती है कैश पेमेंट फॉर नॉन बिजनेस ऑपरेशन या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और थर्ड कैटेगरी में आता है कैश पेमेंट्स फॉर कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो फर्स्ट कैटेगरी चेक करते हैं कैश पेमेंट्स फॉर बिजनेस ऑपरेशन। इसके अंदर आ जाते हैं कैश परचेज। जैसे अभी हम लोगों ने रिसिट्स में क्या पढ़ा था, कैश सेल, उसी तरह से अगर हमने गुड्स खरीदा अपने बिजनेस के लिए और उसका पेमेंट कैश में कर दिया तो वो हमारा कैश पेमेंट फॉर बिजनेस ऑपरेशन हो जाएगा। अब जिस तरह से हम उधार सामान बेचते हैं उसी तरह से उधार हम खरीद भी सकते हैं। तो अगर हमने अपने बिजनेस के लिए उधार सामान खरीदा है तो और उसका अब हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हिंदी में लेनदार भी कहते हैं। तो अगर हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी कैश पेमेंट फॉर बिजनेस ऑपरेशन में आ जाएगा। देन थर्ड पॉइंट में आता है पेमेंट ऑफ सैलरी, फोर्थ में आता है वेजेस एंड ओवरहेड। तो अगर हम अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं या ओवरहेड एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो ये सारे ही हमारे कैश पेमेंट फॉर बिजनेस ऑपरेशन में आ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है कैश पेमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में नहीं खर्च हो रहे हैं, ठीक है। बिजनेस के ऑपरेशंस के अलावा जो खर्चे होते हैं उन्हें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड, इनकम टैक्स एंड डोनेशन। अब इंटरेस्ट हम कब पे करते हैं, हमारी कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर हैं, हम दूसरी कंपनी के डिबेंचर होल्डर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर खरीदते हैं तो वहां से हमें इंटरेस्ट मिलता है, बट जब हम अपनी कंपनी के डिबेंचर की बात करते हैं तो वहां पर हमें डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वो हम इंटरेस्ट, और जो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर है उनको हम डिविडेंड देते हैं, गवर्नमेंट को हम इनकम टैक्स पे करते हैं या किसी भी तरह का हम डोनेशन दे रहे हो तो वो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं। जब हम इन सभी का पेमेंट कैश के फॉर्म में कर देते हैं तो ये हमारे कैश बजट में एक्सपेंसेस के कॉलम में चले जाते हैं। फिर आता है कैश पेमेंट फॉर कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो कैपिटल ट्रांजैक्शंस में आ जाएगा रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, यानी आप अपनी कंपनी के शेयर्स का पैसा शेयर होल्डर का लौटा रहे हो और अपने शेयर उनसे वापस ले रहे हो। तो रिडेम्पशन ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी भी तरह की असेट खरीदोगे तो भी आपके पास से पैसे जाएंगे, और अगर आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट को परचेज करोगे तो भी आपके पास से पैसा जाएगा। तो ये सारे ही खर्चे आपके कहलाते हैं कैश पेमेंट फॉर कैपिटल ट्रांजैक्शंस।
तो कैश पेमेंट्स के अंदर ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है, लेना है कैश बजट प्रिपेयर करते टाइम। मैथड्स पे ध्यान रखते हैं, मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। कैश बजट प्रिपेयर करने के हम लोगों को 3 मैथड बताए गए हैं। फर्स्ट मैथड है रिसिट एंड पेमेंट मैथड, जिसे हम कैश अकाउंटिंग मैथड भी कहते हैं। सेकेंड है बजटेड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। थर्ड है कैश फ्लो मैथड या प्रोजेक्टेड फोरकास्ट मैथड। अब फर्स्ट वाला जो मैथड है इसमें कैश बजट प्रिपेयर किया जाता है, सेकेंड मैथड में बजटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है, और थर्ड मैथड जो है इसमें कैश बजट प्रिपेयर किया जाता है बट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की हेल्प से। फर्स्ट मैथड में आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिया होगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी होगी, उसकी हेल्प से आपको कैश बजट बनाना होगा। बट थर्ड मैथड जो कैश फ्लो मैथड है उसमें आपको बैलेंस शीट दे सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस दे सकते हैं, और उसकी हेल्प से आपको कैश बजट प्रिपेयर करना होता है। इन तीनों में सबसे आसान और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो मैथड है वो है मैथड नंबर 1, रिसिट एंड पेमेंट मैथड या कैश अकाउंटिंग मैथड। तो आज की वीडियो में हम लोग इसका फॉर्मेट समझेंगे कि रिसिट एंड पेमेंट मैथड से कैश बजट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। कैश बजट प्रिपेयर करने के लिए यहां पर हमने डाल दिया है कैश बजट की हेडिंग डालेंगे और उसके नीचे डाल देंगे फॉर द पीरियड ऑफ। हम यहाँ पर आपको 3 मंथ का एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं। एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं आपको ऐसे ही बता देंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने 3 मंथ्स डाला है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहां पर आपको 6 मंथ का प्रिपेयर करना है, तो आप यहाँ 6 मंथ डाल लेंगे। हमने लिखा है एंडिंग ऑन 31 मार्च। आपका ईयर जब भी एंड हो रहा हो, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें जब भी ईयर एंड हो रहा हो आप वो ईयर डाल लीजिएगा। उसके बाद हम अपने पेज को फॉर्मेट को जिस तरह से तैयार करेंगे, एक कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का जिसमें हम सारी डिटेल्स लिखेंगे, और उसके आगे जितने मंथ्स का आपको ये अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। जैसे हम 3 मंथ्स का प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन से 3 मंथ्स का, जो मार्च में एंड हो रहे हैं, तो जैन फेब मार्च हमने 3 मंथ्स के नाम डाल लिए। अगर आप 6 मंथ का प्रिपेयर कर रहे हो तो आप 6 महीनों के नाम डालोगे जिन भी मंथ्स का आप प्रिपेयर कर रहे हो। उसके बाद हमने रुपीज का साइन बना लिया क्योंकि इन कॉलम्स में हमको अमाउंट लिखनी है और लाइन्स ड्रॉ कर ली है। सबसे पहले हमें लेना है ओपनिंग बैलेंस। कैश बजट प्रिपेयर करते टाइम ध्यान रखना है कि आप पहले फर्स्ट मंथ का प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस आपको ज्यादातर दिया होता है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे। क्योंकि हमें सेकेंड आगे के मंथ्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया होता है, इसलिए हम आगे के मंथ्स का इजीली नहीं प्रिपेयर कर सकते जब तक हमारा फर्स्ट मंथ का ना प्रिपेयर हो जाए। तो अगर जैन का हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है तो हम उसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम सारी रिसिट्स लिखेंगे। तो जितनी भी रिसिट आपको दी हो, कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कॉल मनी ऑन शेयर्स, यानी अगर आपने शेयर पर किसी भी तरह की कॉल मनी मांगी है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और वो आपको मिल गई है तो उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अगर आपने लोन ले रखा है, किसी तरह की असेट्स या इन्वेस्टमेंट को बेचा है, या किसी भी तरह की रिसिट जो आपको कैश के फॉर्म में मिल गई है, वो सारी यहाँ रिसिट्स में लिख लेंगे। फिर करना क्या है, हमें ओपनिंग बैलेंस में इन सारी रिसिट्स का टोटल कर लेंगे और जितना इनका टोटल आएगा उसे यहाँ टोटल के कॉलम में लिखेंगे। ये टोटल किसका होगा, रिसिट का, जितना हमारे पास पैसे हैं। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस का क्या मतलब होगा? ओपनिंग बैलेंस का मतलब होगा कि जब ये मंथ जैन स्टार्ट हुआ तो उस वक्त कितना पैसा कैश के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल था, उसे कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद ये हो गए जैन के मंथ में जो और पैसा आया है, और ये हो गई जैन की पूरी टोटल रिसिट्स। फिर हम हेडिंग डालते हैं पेमेंट्स या डिसबर्समेंट, और इसमें जितना भी हमने जैन के मंथ में खर्चे किए, कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट पे किया है, किसी भी तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से मतलब होता है अगर कोई असेट या इन्वेस्टमेंट खरीद ली, लोन वापस कर दिया है, टैक्सेस पे किए हैं, या डिविडेंड इंटरेस्ट दिया है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। और उसके बाद इन सारे डिसबर्समेंट का टोटल करके उनको यहाँ टोटल के कॉलम में लिख देंगे। ठीक, इस टोटल को, जो रिसिट का टोटल है, हम नाम दे देते हैं ए, और जो पेमेंट का टोटल है इसे हम नाम दे देते हैं बी। फिर हमें करना क्या है, क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे, रिसिट का जो टोटल है ए, उसमें से पेमेंट के टोटल बी को हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। फिर जैन के मंथ का जो क्लोजिंग है, नेक्स्ट मंथ का, वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। फिर पूरी इसी तरह से जैसे जैन सॉल्व किया है, हम सारी रिसिट्स लेंगे फेब की। फेब के ओपनिंग बैलेंस में फेब की रिसिट का टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा। फिर सारे फेब के पेमेंट ले लेंगे, फिर टोटल रिसिट में से टोटल पेमेंट को माइनस करेंगे तो आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। फिर फेब का क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा मार्च का ओपनिंग, और फिर प्रोसेस वैसे ही सेम चलेगा और मार्च का क्लोजिंग भी निकाल लेंगे।
तो ये था कैश बजट प्रिपेयर करने का हमारा फॉर्मेट। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो कैश बजट है इसमें कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी होती है रिसिट एंड पेमेंट मेथड में। जैसे एक पॉइंट आता है टाइम लैग, क्योंकि आपको सिंपल क्वेश्चन तो दिया नहीं होगा, एडजस्टमेंट के साथ दिया होगा, तो इसमें अक्सर आ जाता है टाइम लैग, या आपको कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकालना पड़ जाता है, या आपको पेमेंट टू क्रेडिटर्स निकालना पड़ जाता है। तो इन सबके अलग से, जब आपको इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी होती है तो इनकी सबके एक अलग से स्टेटमेंट बनाने होते हैं और इनकी कैलकुलेशन करके आपको दिखानी होती है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें टाइम लैग और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स वगैरह कैसे कैलकुलेट किया जाता है स्टेटमेंट बना के, ये हम अपलोड करेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई है। कैश बजट के फॉर्मेट पे ध्यान रखिएगा और सही से इसको पढ़ लीजिएगा ताकि कल की वीडियो में आपको दिक्कत ना हो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।